मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तो हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी महाज पर बहुत कुछ हो रहा है, और वहीं पर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक जमहूरी रवैयों पर, यानी कि डेमोक्रेसी समिट का को अनाउंस किया गया, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसके ऊपर अब एक हंगामा हो गया कि अच्छा ये क्या हो गया। उसकी वजह यह है कि उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अमेरिका की तरफ से कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया, कुछ को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी है कि ये बात कि पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड है, इंडिया भी इनवाइटेड है, लेकिन उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जाहिर है कि वो एक समझा जाता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर जो है जमहूरी, आप कह लीजिए, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया है वो इसके ऊपर बात करिए कि, और चाइना को खुद भी इसके ऊपर वो है कि उनको क्यों इनवाइट नहीं किया गया और ताइवान को इनवाइट कर लिया गया। एक तो ये मसला, और फिर ये कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल का जो बम है वो तो गिर चुका है लोगों के सर पर पहले से ही। फिर हड़ताल भी हुई, लोग लंबी लाइनों में लगे और उनको कहीं पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं हो रहा था। हत्ता कि जो कहा गया कि जो ऐसी फलाही कामों के लिए जो है गाड़ियां चलती हैं, एम्बुलेंस इस तरह, उनको भी नहीं मिल रहा था। और महंगाई जो है वो अपने उरूज पर। तो ये सब चीजें, और फिर ये भी कि जर्नलिस्टों पर, सहाफियों पर जो हमले हो रहे हैं, इन सबको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका की एक नोन पर्सनालिटी है, सीजन पॉलिटिशियन है, ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, मिस्टर साजिद तारर इज जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, स्टार्ट किए लेते हैं मिस्टर जो बाइडेन के एक और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि मैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा, डेमोक्रेसी समिट, तो वो हुआ, लेकिन अब उसमें चाइना को नहीं किया गया और उसकी वजह जाहिर है कि वहां पे, लेकिन ताइवान को कर लिया गया और उस पर चाइना की तरफ से बड़ा सख्त जवाब भी आया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें आलिया, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन साहब को ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर जो है ये करने की क्या जरूरत महसूस हुई, सबसे पहले तो इसकी रीजन ये मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। इसको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं वो दरपेश है। टेक्नोलॉजी के साथ कैचअप नहीं कर रही है डेमोक्रेसी, और जो एक मनी रेजिंग एक इशू जो फर्स्ट वर्ल्ड में है कि मनी रेज की जाती है, उसमें जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको फंड्स देती हैं और उसके बेस पे ये डेमोक्रेसी चला रहे हैं। एक तो वो करप्शन का फॉर्म है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव, इन्होंने कहा इसके 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो इसमें उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटेरियन इसमें इशू है, करप्शन है दूसरे नंबर पर, तीसरे पे रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मैं इसमें ये खासकर अमेरिका की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इन्होंने फरवरी में अपनी एक वाहिद फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्पीच दी थी बाइडेन साहब ने। उसके बाद इन्होंने फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई स्पीच नहीं दी। इनकी ख्वाहिश थी, इनका वादा था जिसका आपने भी जिक्र किया है कि हम अमेरिका विल कम बैक टू द वर्ल्ड टू प्ले द रोल। ये समझते थे कि जो नारा डोनाल्ड ट्रंप का था कि अमेरिका फर्स्ट, उसने इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट खत्म कर दी थी। जो एक सोल सुपर पावर का एक आइडिया था कि पूरी दुनिया को साथ लेके चलना या पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी या मनमानी करनी, उसको नुकसान पहुंचा है। इसलिए ये वापस ये समिट करके इस असर को जायल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर यहां पे देखने वालों को कि ये समिट है क्या। तकरीबन 110 कंट्रीज को इनवाइट किया गया। आपने जिस तरह बताया, एशिया में से इन्होंने साउथ कोरिया, जापान को बुलाया, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम को नहीं बुलाया। मिडल ईस्ट में से इजराइल और इराक को बुला लिया है और किसी को नहीं बुलाया। इजिप्ट और टर्की को बाहर रखा गया इसमें से, हालांकि दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। और उसमें मैं एक और यहां पे मेंशन करना चाहूंगा बात कि इस वक्त बाइडेन साहब को किसने ये राइट दिया है कि ये एक डेमोक्रेसी के एक अलंबरदार और ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार के तौर पे आगे हैं। मैं यहाँ पे आपको अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहले भी इनको ख्वाहिश होती है अमेरिकन को कि ये जाके इराक में जबरदस्ती डेमोक्रेसी को इन्फोर्स करें तोपों के साथ। इनकी यही ख्वाहिश होती है अफगानिस्तान में भी जाके डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बेस पे अपनी मन मर्जी करें, जाके कंट्रीज तबाह कर दें। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके अपने बैकयार्ड में डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है। इस वक्त मैंने तकरीबन 10 पॉइंट लिखे थे जो मैं आपको सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात क्या है, अमेरिका के ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है। अब उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन जो है वो सिर्फ डेमोक्रेट स्टेट्स के प्रेसिडेंट समझे जाते हैं। आधा मुल्क उनको प्रेसिडेंट नहीं समझता। इस वक्त जो रिपब्लिकन है वो समझते हैं कि इलेक्शन उनसे फ्रॉड, उनसे छीना गया है।
चोरी की गई है। दूसरे नंबर पे ये बताऊंगा कि मेल इन वोट्स की वजह से इलेक्शन पे एतमाद अमेरिका में भी जो इलेक्शन हमारा डिपार्टमेंट है वो अपना एतमाद खो चुका है। अगले इलेक्शन को अच्छे तरीके से कराएगा तो उसके बाद लोगों का डेमोक्रेसी पे एतमाद बहाल होगा। आपकी खबर एक और थी कि 8 लाख लोगों को, इलीगल लोगों को, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को न्यूयॉर्क में वोटिंग राइट पिछले हफ्ते दिए गए। तो ये डेमोक्रेसी के क्या हालात है। दूसरा यहां पे मैं एक मेंशन ये भी बात करना चाहूंगा कि अमेरिका सिर्फ उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जमहूरियत को मानता है जहां उसके मर्जी के लोग जीत कर आगे आते हैं। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि अख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट में जब इलेक्शन जीत कर आए तो अमेरिका ने उनकी डेमोक्रेसी, उनकी लीडरशिप को रिजेक्ट किया और उसके बाद उनको वहां से रिमूव कराया गया। फलस्तीन में अगर इलेक्शन जीत कर इनकी मर्जी का लोग बंदे नहीं आते तो ये उनको अभी तक अपनी टेररिस्ट लिस्ट में रखते हैं। इसके आगे उनकी डेफिनेशन नहीं जाती। मुसलमानों का दुनिया में जहां मर्जी कत्लेआम हो, बर्मा में, म्यांमार में, कश्मीर में, चाइना में, जहां भी हो, तो ये उनके फ्रंट पेज पे नहीं आती और इंतकामी सियासत की जा रही है। मैं खुद 3 दफा FBI की इन्वेस्टिगेशन झेल चुका हूं, बीइंग अ ट्रम्पस्टर, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो अब ये जमहूरियत है। अब उसके बाद दूसरा काम ये किया है कि जो कैमला हैरिस है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमारा लीगल सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये हालात है अमेरिका के अंदर जमहूरियत पे। अमेरिका के अंदर इस पर डिफंडिंग पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के हालात ये हैं। डेमोक्रेट स्टेट्स में आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया में इस वक्त $1,000 से नीचे, $1,000 के नीचे से चोरी को पुलिस रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। अगले दिन 80 लोगों ने मिलकर एक बहुत महंगा स्टोर लूटा यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट इज फेल्ड। पिछले साल चाइना के साथ इनकी समिट हुई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर और वो 1 घंटा बोले थे। उन्होंने कहा था आपके अंदर, आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, आपके अंदर ह्यूमन राइट्स के हालात क्या हैं? आप चाइनीज लोगों के पीछे जाते हैं। लेकिन आखिरी पॉइंट ये कहूंगा मैं आलिया आपके बताने वालों को कि इस वक्त हमारे, आप ये खुद, हम सोशलिस्ट एजेंडे को प्रमोट कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे कई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बर्नी सैंडर, वो बड़े फख्र से कह चुके हैं कि हम सोशलिस्ट। तो अगर हम खुद सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो अमेरिकन को किसने राइट दिया कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एक समिट करें? ये समिट डेमोक्रेसी रिलेटेड नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं, असली ये समिट जो है ये रशिया और चाइना के खिलाफ एक मार्केटिंग कैंपेन है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अब ताइवान को बुलाया गया है, उसमें दूसरे जो है चाइना को नहीं बुलाया गया। इनके एक फ्रीडम हाउस 2021, उन्होंने 3 किस्म की एक खुद ही ये रिपोर्टें बनाते हैं, खुद ही उसको प्रमोट करते हैं। दुनिया में तो किसी को कोई राइट्स नहीं है। और यहां पे मैं पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इन्होंने कांगो के साथ रखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में। खासकर मैं हवाला देना चाहूंगा कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जब इस समिट रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान को कांगो के साथ बिल्कुल लेवल रखा हुआ है। और इस वक्त जो फ्रीडम हाउस 2021 है, उन्होंने जो इनके इनवाइटी लिस्ट है उसको देखकर कहा है कि इन्होंने टाइटल दिया है 77 कंट्रीज को फ्री, 31 को पार्शली फ्री और 3 कंट्री को कहा तो फ्री नहीं है। तो मेरा मकसद है ये खुद ही यहाँ पे बैठ के कैंपेन चला रहे हैं। दुनिया में अब इनके कोई फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट नहीं है। अब मैं 2 हवाले ये बताना चाहूंगा। इस वक्त बाइडेन साहब को इस समिट के अलावा या समिट की जगह पर इन्हें ताइवान का सोल्यूशन देना चाहिए था, जहां पे चाइनीज जहाज जो है वो मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं। तो इनको देखना चाहिए था यूक्रेन के बॉर्डर पे जो रशियन इतनी फौजी रशिया लेकर आ गया है, उसका हल क्या है? आपके एलाइज आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। आप अफगानिस्तान से जलीलो ख्वार होकर निकले हैं, तो इस जगह पे आप डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करें। देखिए कि दुनिया आपके साथ चलना भी चाहती है या नहीं चलना चाहती। लेकिन मैं इसमें एक और खास आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि इसमें एक छुपा सा मैसेज भी है इस जगह पे कि ये एक इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ इंटरनेट भी बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि हम इंटरनेट को आगे किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, हम मैनिपुलेट करेंगे, किस तरह चीजें करेंगे। लेकिन दिस समिट उस वक्त होनी चाहिए थी जब अमेरिका के अंदर खुद ये पूरे अमेरिका के सदर होते, इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल होता। आधा मुल्क समझता है कि ही इज नॉट आवर प्रेसिडेंट एनीमोर, तो ये अपने बैक डोर पर पहले अपनी डेमोक्रेसी को ठीक कर लें और अपना एतमाद हासिल कर लें। उसके बाद दुनिया को प्रचार करें कि हम जमहूरियत हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लंबरदार हैं। मेरा मकसद देखिए, इस वक्त मैंने इनकी लिस्ट देखी 77 कंट्रीज। अब देखें इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के क्या हालात है? कोई हालात नहीं है। मोदी साहब हैज बिकम अ डिक्टेटर, उसके कोई डेमोक्रेसी है कोई नहीं। लेकिन ये कि आंखें बंद कर लेते हैं जहां इनका इंटरेस्ट होता है।
जहां पे इंटरेस्ट नहीं होता वहां पे मेरा मसला अपनी मर्जी पे चलते हैं, लेकिन आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ कि मैं बिल्कुल सोचता हूं इनको नहीं चाहिए था, इनको सोचना चाहिए कि वेयर द अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंड्स, उसके बाद दुनिया में प्रचार करें। ओके, ऑलराइट साहब, आपका जो स्टैंड है वो पहुंच गया कि जो मुल्क के अंदर हालात हैं पहले उनको ठीक किया जाए, जो कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उनके खिलाफ हैं हालात। तो उसके बाद चलिए अगर हम इससे निकल के बाहर हम ये देखें कि इस वक्त उन्होंने जिनको बुलाया उसमें एक पाकिस्तान को बुला लिया गया, जो कि पहले ये होता रहा कि फोन कॉल नहीं आई, ये हुआ बहुत एक सर्द ताल्लुकात रहे। तो अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी बुलाया गया, भारत को भी बुलाया गया, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये एक अच्छा मौका देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना वहां पर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता है, जो ये बड़ी शिकायतें थी, बड़े गिले थे कि जी हमसे बात नहीं की जा रही, तो अब ये पाकिस्तान किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकता है इस मोमेंट पे? देखिए, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो जरूरी होनी चाहिए, होगी भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है पाकिस्तान को बुलाया उन्हें, अमेरिका इसमें इस समिट में बुलाया है। लेकिन जो मेरा इस वक्त पर्सनल असेसमेंट है, मेरी अपनी वॉशिंगटन डीसी में थोड़ी सी आइस मेल्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक लोग तो ये कह रहे हैं, आपके तरीन साहब ने भी कहा $1 बिलियन आ रहा है, लेकिन उसमें अभी तक पूरी तरीके से हालात अभी नॉर्मलाइज नहीं हुए, या उस स्पीड पे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस स्पीड से नहीं चल रहे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप। उसमें मैं जाती तौर पे ये कहूंगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अपना सीरियसनेस होना, और तीसरा हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। आपने उसमें फ्रस्ट्रेशन का इजहार देख लिया होगा, खान साहब ने एफबीआर में जाके जो स्पीच दी है, उन्होंने ऑलमोस्ट बड़े मायूस और बड़े हौसला शिकन किस्म की स्टेटमेंटें दी हैं कि हमारे पास कोई पैसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान चलाने के लिए। आईएमएफ अब और उन्होंने असल में सच बोला है ना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी, उसमें सारी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अच्छा फ्रस्ट्रेशन तभी हो रही थी कि आईएमएफ पूरी बात नहीं सुन रहा। ये 6 बिलियन मांग रहे थे, उन्होंने 1 बिलियन का इशारा किया है, तो वो एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 1 बिलियन से खर्चा नहीं पूरा होगा पाकिस्तान का, ये तो जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो रही है, पैसा निकल रहा है, डॉलर स्मगल हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के सारा कुछ। खान साहब ने अपनी एफबीआर की स्पीच में गिला दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो खान साहब किसने बढ़ानी है? डिसीजन मेकर ने करना है। आपने 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया। आपने यह कि लग्जरी गुड जो है उनको इंपोर्ट करना बंद करना है, तो वो किस तरह बंद करेंगे? वो आप ही ने करना था ना, फरिश्ते तो नहीं करेंगे वो। तो ये असल में ये बातें, अगर आपकी खुद विल मौजूद नहीं है, आपकी कैबिनेट में सारे इलेक्टेबल और करप्ट लोग बैठे हैं, तो डिसीजन कहीं ऊपर से तो नाजल नहीं होने। आपने खुद विल शो करनी है कि यू आर इंटरेस्टेड इन सेविंग पाकिस्तान। अगर वो नहीं मौजूद तो लोगों तकरीरों से तो नहीं होने वाली बात। वो कहते हैं अब उससे टाइम आगे गुजर चुका है। अच्छा साजिद तार साहब, ये जो हम बात करें ना, हमें थोड़ा सा मतलब गरेबान में भी हमें थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। हमने ये बात की, अभी ये वाली खबर जब आई कि ये समिट का ऐलान हुआ कि उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लिया गया, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है, तो हम देख रहे हैं कि अगले ही दिन ये भी खबर आ गई कि एक जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बेगम जो उनके पर हमला हुआ है, और जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको धमकियां में कॉलें आ रही हैं, आप जानते हैं। तो ये जो है सिचुएशन, ये एक अच्छी जमहूरियत की आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो हालात हैं, और आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे फिर हम? आलिया, मैं कंडेम करूंगा गाजियाबाद में सहाफी जो हमारे अहमद नूरानी की मिसेज अम्बरीन फातिमा पे जो अटैक हुआ है, मैं कंडेम करूंगा। बल्कि मैं ये कंडेम करूंगा जिस तरीके से अगले दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो तारें काटी गई हैं, और मैं आपके बारे में मैंने ट्वीट पढ़ा है कि आपको भी कुछ इस तरह के फोन कॉलें आई हैं, लेकिन ये एक सिविलाइज मुमालिक में ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आवाज बंद करने से आपका क्या ख्याल है, बंद हो जाएगी? आप यहां पे सेंसरशिप लगा दें, लोग दुबई से जाके प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन इस तरह ये हल नहीं है सोल्यूशन। सर में दर्द हो तो सर काटने से तकलीफ नहीं दूर होती। ज्यादातर मुमालिक में जो मैंने देखा है, डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां हालात कंट्रोल से बाहर हो, जहां परफॉर्मेंस ना हो, या परफॉर्मेंस या करप्शन को छुपाने के लिए आप जब जर्नलिस्ट के पीछे पड़ते हैं, उससे और आवाज दोबारा और ज्यादा उठती है। ये इनको नहीं पता। लेकिन ये कि देखें, हो सकता है सबक इसमें कोई ये सबक ले। अगले दिन जो समिट हुई है मोहतरमा जहांगीर साहबा की, आसमा जहांगीर की, मैं समझता हूं कि जो थोड़े बहुत हालात, कुछ दबे दबी चीजें थी, मैंने सिंध में खासकर और दूसरे जो केपी के और बलोचिस्तान के जो स्पीकर्स थे, मैंने जब देखा तो मेरे खुद पांव के नीचे से जमीन निकल गई है कि पाकिस्तान के अंदर
अब ये हालात अभी तक है, मैं कहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त थी वो जो जो सारा समिट था, वो उनका सारा जो उन्होंने किया, इट वाज रिमार्केबल, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पीपल। मेरा खुद बैकग्राउंड लॉ बैकग्राउंड है, मेरे बड़े भाई थे वो भी वकील थे, मेरे वाले साहब वकील थे। मैं देख रहा था उस कमरे के अंदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थी, उनके सामने जो चैलेंज करके लोगों ने, कुरैश साहब ने बड़ा हौसला किया। मैं समझता हूँ वली अहमद कुरैश साहब ने जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, इट वाज रिमार्केबल, रिमार्केबल। लेकिन ये कि मैं खुश था कि अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीर जिंदा है। चलिए साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि यही चीजें मैंने अपने आर्टिकल में भी लिख दी थी, जिसके ऊपर जो है वो लोगों को बहुत जो है वो गुस्सा है। तो अच्छा किया कि आपने ये वाली बात कर ली कि आप समझते हैं कि वो जो कुछ वहां पे कहा गया है, तो हम मतलब अगर कोई सहाफ़ी ये बात करता है तो वो इसलिए करता है कि जो मुल्क के हालात है वो बेहतर हो, तरक्की करें, हम इन चीजों से निकलें। चलिए बहरहाल, तो हम सर ये बताइए कि पेट्रोल का जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले हड़ताल हो गई थी और पेट्रोल पंप्स पे उन्होंने मालकान ने कह दिया था कि हम तो नहीं बेचेंगे, फिर अब उनके जो है वो खत्म हो गई है, और जो शहरी हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन और ये सब चीजें लेकर बहुत ही बुरे हालात हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमत 2 सालों में संभाल पाएगी ये, या ये कि इसके लिए कोई इकदाम लिए जाएंगे? जिस तरह आपने कहा कि पैसा तो नहीं आ रहा, देखिए उसमें आलिया, ये मैं इस हद तक एग्री करूंगा कि ये इन्फ्लेशन जो है इस इंटरनेशनल फिनोमेनन, और आफ्टर द कोविड-19 अमेरिका के अंदर भी 7% इन्फ्लेशन। लेकिन बुरे हालात कहाँ? बुरे हालात वहां पे जहां करप्शन ऊपर से उसको अलग ऊपर से मारती है लोगों। अब मेरे क्वेश्चन मार्क ये है कि मदीना की रियासत में जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है वो कहां जाएगा? अब पेट्रोल के मैंने देखा है, जहांजेब मलिक साहब जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि पहले हम 3 रुपए 90 पैसे बनाते थे फी लीटर, अब हम 4 रुपए 90 बनाएंगे इसमें। हमाद अजहर साहब ने कहा है कि 9 रुपए की डिमांड थी, लेकिन ये 4-5 रुपए पे इनकी डील हो गई। लेकिन ये एक तूफान रुका है, दूसरे तूफान अपनी जगह खड़े हैं। उसमें चीनी देख लें आप, पेट्रोल देख लें आप, गैस, सबसे बड़ी अगली मार आपको पड़ने वाली पाकिस्तान में गैस वाली। एक तो उस पर आपकी लोड शेडिंग होगी और उसके बाद उस रेट पे चली जाएगी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त मिसालें अगर मैंने कई देखे अपनी करंट एडमिनिस्ट्रेशन के हामी जो हैं, उन लोगों को मैंने देखा कि इंटरनेशनल ममालिक की मिसालें देते हुए, लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ममालिक में पिछले 2 साल से लोगों को घर बिठा के खिलाया जा रहा है। हमारे यहाँ मेरी खुद एक वर्कर ने अगले दिन जॉब जब छोड़ी तो मैंने उससे पूछा आप जॉब क्यों छोड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं $3600 घर बैठे गवर्नमेंट देती है, मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना सर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि मिसाल देने वाले को कुछ सोचना चाहिए कि भाई आप जिन ममालिक की मिसाल देते हैं वहां डॉलर की क्या रेट है, उनकी जीडीपी ग्रोथ क्या है, वहां पे इन्फ्लेशन के उनकी इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, वहां पेट्रोल तो कंपेयर कर लेते हैं बड़ा आसानी से, चीनी भी कर लेते हैं, लेकिन हल बताएं, प्रॉब्लम ना बताएं, हल बताएं, हल क्या है, गरीब का बच्चा किधर आगे जाएगा। और मैं सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है आलिया, मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि आई कंसीडर माई सेल्फ अ वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, क्योंकि उसका दुख दर्द हर इस वक्त 20,000 रुपए वाले की तनख्वाह वाले का दुख समझना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूं जब सोसाइटी के अंदर भूख पड़ती है, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है। खुदा ना करे कि पाकिस्तानी लोग देखें, भूखे इंसान के ऊपर डाका भी, चोरी भी हलाल हो जाती है। तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान में लोगों पर चोरियां डाके हलाल हो जाए। इस पे सोचना चाहिए, जो चंद हजार डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना चाहिए, खुदारा पाकिस्तान पे कुछ तरस करें, कोई रहम करें, कोई अपना जो अलायंस करप्शन का है कुछ अरसा डॉलर ना लेकर बाहर जाएं, कुछ अरसा लग्जरी गाड़ियां ना लें, कुछ अरसा बड़ी बड़ी कोठियां महल ना बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने के लिए आप कुर्बानी दे लें, उसके बाद बेशक आप डबल कर लें। लेकिन इस वक्त हालात सर्वाइवल मोड में है। सर्वाइवल मोड में जाकर जब भी हर इंसान सब उसके बहुत बुरे हालात होते हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी में इस तरह की खबरें पढ़ के तकलीफ होती है, तो आपके 20-25 हजार जो डिसीजन मेकर हैं उनके जमीर सो चुके हैं, वो किधर है वो? लेकिन ये कि आप एनआरओ दे देते हैं चीनी माफिया को, आटा माफिया, सारा आपकी कैबिनेट में मौजूद है, अब उनको छोड़ के दूसरे लोगों से टैक्स कलेक्शन करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब नैब अपनी कैबिनेट को नैब अमेंडमेंट कर लेते हैं अपनी कैबिनेट के लोगों को बचाने के लिए, तो लोग क्या ख्याल है, वो नाक में रोटियां थोड़ी डाल रहे हैं पाकिस्तान। आजकल तो हर पाकिस्तानी के हाथ में कंप्यूटर है,
आप जो कुछ करते हैं शाम को वो सामने रख दिया जाता है कौम के। तो लोग इस वक्त, अल्लाह ना करे, मायूसी इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि हालात बहुत खराब है। आप देखें, और ये मेरी ख्वाहिश है कि डिसीजन मेकर्स जो भी हैं पाकिस्तान में सोचें जरा कि वेयर आर वी गोइंग। मैं कहता हूं अली अहमद कुरैश साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा था कि हाथ से मिट्टी स्लिप हो रही है, कंट्री इस तरह स्लिप हो रहा है जिस तरह रेत स्लिप होती है। आप कोई इस बंदा चैलेंज करके देख लीजिए हालात, रेट ऑफ गवर्नमेंट देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के हालात देख लें, माशी हालात देख लें, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हालात देख लें। कोई एक भी चीज मुझे कन्विंस करे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई एम अ लॉयर, मेरे साथ डिबेट करें, कन्विंस मी ऑन इट, एंड आई एम अ कन्विंसेबल पर्सन। आई विल एडमिट इट कि आई एम रॉन्ग, माई स्टडी इज रॉन्ग, लेकिन मेरे जो स्टडी पाकिस्तान के बारे में, इस वक्त हालात ठीक नहीं है, गर्म हवाओं का रुख है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन इस वक्त लीडरशिप चाहिए जो पाकिस्तान को जबरदस्त, ह्यूज एपेटाइट फॉर ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसके पेट पर पत्थर हो और लोगों को दिखा सके कि आप भी पेट पे पत्थर बांधे। चलिए, इस होप के साथ कि आपकी बातें जो है वो लोगों की समझ में आ जाए, जिनको समझ आनी चाहिए, और आपकी बातें अच्छी लगे। हम अगर कुछ कह देते हैं या लिख देते हैं तो हमारी बातें तो बहुत बुरी लगती हैं। थैंक यू सो मच साजिद तारिक साहब, थैंक्स लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।